मोंटे क्रिस्तो द्वीप। अंततः उन अप्रत्याशित संयोगों में से एक के द्वारा, जो कभी-कभी उन लोगों के साथ घटित होते हैं, जिन पर दुर्भाग्य अपनी सारी युक्तियां आजमा चुका होता है। दांतेस एक सरल, स्वाभाविक उपाय से अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाला था और बिना किसी संदेह को जगाए अपने द्वीप पर पांव रखने वाला था। इस बहुप्रतीक्षित प्रस्थान से उसे केवल एक रात अलग कर रही थी। वह रात दांतेस के जीवन की सबसे अशांत रातों में से एक थी। उसके दौरान उसने अपने मन में हर शुभ और अशुभ संभावना को दोहराया। यदि वह आंखें बंद करता तो उसे दीवार पर अग्निसम अक्षरों में लिखा कार्डिनल स्पादा का पत्र दिखाई देता। यदि वह क्षण भर के लिए सो जाता तो उन्मत्त स्वप्न उसके मस्तिष्क में दौड़ने लगते। वह पन्नों से जड़ी गुफाओं में उतरता, जिनकी दीवारें माणिक और हीरे की स्टैलेक्टाइटों से ढकी थीं। भूमि से रिसने वाले जल के स्थान पर मोती बूंद बूंद कर गिरते थे। आनंदित और विस्मित एडमोंड अपने थैले बहुमूल्य रत्नों से भर लेता, फिर उजाले में चढ़ाता, केवल यह देखने के लिए कि वे साधारण पत्थरों में बदल चुके हैं। तब वह उन अद्भुत गुफाओं में लौटने का प्रयास करता, जिन्हें उसने बस झलक भर देखा था, पर मार्ग अनंत कुंडलियों में मुड़ जाता और प्रवेश अदृश्य हो चुका होता। वह अपने थके हुए मस्तिष्क में उस रहस्यमय जादुई शब्द को खोजता, जो अली बाबा की अद्भुत गुफाएं खोल देता था। पर सब व्यर्थ। लुप्त खजाना फिर पृथ्वी के जिन्नों की संपत्ति बन चुका था, जिनसे वह क्षण भर के लिए उसे छीन लेने की आशा कर बैठा था। दिन का उजाला उसे लगभग उतना ही ज्वरग्रस्त पाता है जितना वह रात में था, पर साथ ही कल्पना की सहायता के लिए तर्क भी लेकर आता है और दांतेस एक ऐसी योजना बनाने में सफल होता है जो अब तक उसके मन में केवल धुंधली सी रूपरेखा के रूप में थी। संध्या के साथ प्रस्थान की तैयारियां आरंभ हुईं। इन तैयारियों ने दांतेस को अपनी व्याकुलता छिपाने का अवसर दिया। धीरे धीरे उसने अपने साथियों पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया था कि वह आदेश ऐसे देता मानो स्वयं जहाज का कप्तान हो। और चूंकि उसके आदेश सदैव स्पष्ट, सटीक और पालन में सरल होते थे, दल न केवल तत्परता से बल्कि प्रसन्नता से भी उनका पालन करता था। वृद्ध नाविक उसे मनमाने ढंग से काम करने देता था। उसने भी दांतेस की श्रेष्ठता दूसरों से ही नहीं, स्वयं से भी पहचान ली थी। वह युवक को अपना स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानता था और इस बात का खेद करता था कि उसके पास कोई पुत्री नहीं है, जिससे वह एडमोंड को उस प्रकार से अपने से बांध पाता। 7 बजे तक सब कुछ तैयार था और 10 मिनट बाद वे प्रकाश स्तंभ के पास से गुजरे, ठीक उसी समय जब वह जलाया जा रहा था। समुद्र शांत था। दक्षिण पूर्व से ताज़ी हवा बह रही थी। वे स्वच्छ आकाश के नीचे नौकायन कर रहे थे, जिसमें ईश्वर भी क्रमशः अपनी ज्योतियां प्रज्वलित कर रहे थे। प्रत्येक एक नया संसार। दांतेस ने घोषणा की कि सब लोग सो सकते हैं और वह स्वयं पतवार संभालेगा। जब माल्टी, जैसा वे उसे कहते थे, ऐसी घोषणा करता तो वही सबके लिए पर्याप्त होता और सब सहजता से सोने चले जाते। यह कभी कभी होता था। समय समय पर एकांत से संसार में धकेले गए दांतेस को एकांत की तीव्र आवश्यकता अनुभव होती थी, और उस एकांत से अधिक विशाल और अधिक काव्यात्मक और क्या हो सकता है, जो रात के अंधकार और अनंत की नीरवता में प्रभु की दृष्टि के नीचे समुद्र पर अकेले चलते जहाज का हो। इस बार उसका एकांत विचारों से भरा था। रात उसके स्वप्नों से प्रकाशित थी और नीरवता उसके संकल्पों से विदीर्ण। जब स्वामी जागा तो जहाज पूरे पाल के साथ आगे बढ़ रहा था। कैनवास का 1 इंच भी ऐसा नहीं था जो हवा से फूला ना हो। वे प्रति घंटे 2.5 लीग से अधिक की गति से चल रहे थे। मोंटे क्रिस्तो द्वीप क्षितिज पर उनके सामने उठ रहा था। एडमोंड ने जहाज उसके स्वामी को सौंप दिया और अपनी झूलेदार खाट में विश्राम करने चला गया। बिना सोए बिताई रात के बावजूद वह एक क्षण के लिए भी आंखें बंद न कर सका। 2 घंटे बाद वह फिर डेक पर लौटा। जहाज एल्बा को पार कर रहा था। वे मारेचियाना के सामने थे और सपाट हरे द्वीपला पियानोसा को अब भी अभी छोड़ चुके थे। मोंटे क्रिस्तो की ज्वलंत छोटी आकाश की ओर उठती दिखाई दे रही थी।
दांतेस ने पतवारधारी को बाईं ओर मोड़ने का आदेश दिया ताकि वे ला पियानोसा को दाईं ओर छोड़ दें। उसने अनुमान लगाया था कि इस चाल से दूरी 2 या 3 नॉट कम हो जाएगी। लगभग साढ़े 5 बजे वे पूरे द्वीप को देख पा रहे थे। डूबते सूर्य के प्रकाश की उस विशिष्ट स्वच्छता के कारण उसका हर विवरण स्पष्ट था। एडमोंड भूखी दृष्टि से चट्टानों के उस समूह को देखता रहा। जब वह उज्जवल गुलाबी से गहरे नीले तक सूर्यास्त के सभी रंगों से होकर गुजरा, समय समय पर उसका चेहरा तपने लगता, उसका माथा भर आता और उसकी आंखों के सामने बैंगनी धुंध छा जाती। कोई भी ज्वारी जिसने अपनी पूरी संपत्ति पासे के एक ही फेंक पर लगा दी हो, उस पीड़ा का अनुभव नहीं कर सकता जो आशा के उन्माद में एडमोंड ने की। रात पड़ गई। 10 बजे उन्होंने लंगर डाल दिया। जून अम्मेली मिलन स्थल पर पहुंचने वाली पहली थी। अपने सामान्य आत्मसंयम के बावजूद दांतेस स्वयं को रोक न सका। वह सबसे पहले तट पर कूदा और यदि उसने साहस किया होता तो ब्रूट्स की भांति भूमि को चूम लेता। घोर अंधकार था, पर 11 बजे चंद्रमा समुद्र से ऊपर उठा, प्रत्येक लहर शिखर पर रजत प्रकाश बिखेरता हुआ। फिर जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ा, उसकी किरणें इस दूसरे पेलियन की ढेर की हुई चट्टानों पर श्वेत प्रकाश की धाराओं की भांति गिरने लगी। ज्यून अमेली का दल इस द्वीप से परिचित था। यह उनके नियमित पड़ावों में से एक था। दांतेस इसके विपरीत अपने निकट पूर्व के प्रत्येक प्रवास में इसे पहचानता रहा था, पर कभी यहां नहीं रुका था। उसने याकोपो से पूछा, हम रात कहाँ बिताएंगे? जहाज पर ही, स्वाभाविक है, नाविक ने उत्तर दिया। क्या गुफाओं में रहना बेहतर नहीं होगा? कौन सी गुफाएं? द्वीप की गुफाएं। मुझे कोई गुफाएं नहीं मालूम, याकोपो ने कहा। दांतेस के माथे पर ठंडा पसीना फूट पड़ा। मोंटे क्रिस्तो पर कोई गुफाएं नहीं है? उसने पूछा। नहीं। एक क्षण के लिए वह स्तब्ध रह गया। फिर उसने सोचा कि संभव है किसी दुर्घटना से गुफाएं भर गई हों या कार्डिनल स्पादा ने ही अतिरिक्त सावधानी के रूप में उन्हें बंद कर दिया हो। ऐसे में मुख्य बात यह होगी कि खोए हुए प्रवेश द्वार को खोजा जाए। रात में खोजने का कोई अर्थ नहीं था, इसीलिए दांतेस ने अपनी तलाश अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी। वैसे भी समुद्र में लगभग आधी लीग दूर एक नाव द्वारा दिखाए गए संकेत, जिसका जून अमेली ने तुरंत उसी प्रकार से उत्तर दिया, ने दिखा दिया कि काम पर लगने का समय आ गया था। दूसरा जहाज उस संकेत से आश्वस्त होकर, जिसने देर से आने वाले को बताया कि उतरना सुरक्षित है, शीघ्र ही प्रेत की भांति श्वेत और मौन प्रकट हुआ और तट से एक केबल की दूरी पर लंगर डाल दिया। माल का स्थानांतरण तुरंत आरंभ हो गया। काम करते हुए दांतेस उस आनंद घोष के बारे में सोच रहा था, जिसे वह केवल एक शब्द कहकर इन सब लोगों के मुख से निकलवा सकता था, यदि वह उस विचार को जोर से कह देता जो उसके कानों और हृदय में निरंतर गूंज रहा था। पर उस अद्भुत रहस्य को प्रकट करने से तो दूर, उसे पहले ही भय होने लगा था कि कहीं उसने अधिक बोल तो नहीं दिया, या अपने आने जाने, बार बार के प्रश्नों, सूक्ष्म निरीक्षण और निरंतर व्यग्रता से कहीं कोई संदेह तो नहीं जगा दिया। इन परिस्थितियों में यह कम से कम सौभाग्य की बात थी कि उसके दुखद अतीत ने उसके मुख पर विषाद की एक अमिट छाया अंकित कर दी थी, और उस बादल के नीचे प्रसन्नता की झिलमिलाती झलकियां केवल क्षण भर के लिए ही दिखाई देती थीं। किसी ने कुछ भी संदेह नहीं किया, और जब अगले दिन दांतेस ने एक बंदूक, कुछ छर्रे और बारूद लिया और कहा कि वह चट्टान से चट्टान पर कूदते दिखाई देने वाले एक दो जंगली बकरों का शिकार करना चाहता है, तो उसके इस अभियान को केवल शिकार के प्रेम और एकांत की इच्छा से जोड़ा गया। केवल याकोपो ने उसके साथ जाने पर जोर दिया। दांतेस ने आपत्ति नहीं की, इस डर से कि किसी साथी को साथ न लेने की अनिच्छा कहीं संदेह न जगा दे। पर वे मुश्किल से 1/4 लीग ही गए थे कि एक बच्चे बकरे को मारने का अवसर पाकर उसने याकोपो से कहा कि वह उसे दल के पास वापस ले जाए। सुझाव दिया कि वे उसे पकाए
और फिर एक गोली चलाकर संकेत दें कि भोजन तैयार है, ताकि वह भी उसमें सम्मिलित हो सके। कुछ सूखे फल और मोंटेपुल्चियानो की एक कुप्पी भोजन को पूरा कर देंगी। दांतेस आगे बढ़ता रहा, बीच बीच में मुड़कर देखता हुआ। एक चट्टान की चोटी पर पहुंचकर उसने अपने साथियों को अपने से 1000 फुट नीचे देखा। याकोपो अब भी अभी उनसे आ मिला था और वे पहले ही भोजन की तैयारी में लगे थे, जो अब एडमोंड की कुशलता के कारण मुख्य व्यंजन भी पा चुका था। उसने उन्हें एक क्षण के लिए उदास, कोमल श्रेष्ठता की मुस्कान के साथ देखा। 2 घंटे में, उसने कहा, ये लोग 50 पियास्त्र से अधिक धनी होकर यहाँ से चले जाएंगे और फिर 50 और कमाने के लिए अपने प्राण जोखिम में डालेंगे। अंततः जब उनके पास 600 लीवर होंगे, तो वे किसी न किसी नगर में जाकर इस संपत्ति को उड़ा देंगे, सुल्तानों की तरह गर्वीले और नवाबों की तरह अहंकारी। आज आशा मुझे उनकी संपत्ति को तुच्छ समझने देती है, जो मुझे सबसे निकृष्ट दरिद्रता के समान लगती है। कल संभव है निराशा मुझे उसी निकृष्ट दरिद्रता को परम सुख मानने के लिए विवश कर दे। ओह नहीं, वह चिल्लाया, यह हो ही नहीं सकता। बुद्धिमान अचूक फौरिया इस एक बिंदु पर भूल नहीं कर सकता। किसी भी दशा में इस घिनौने और नीच जीवन को जीते रहने से तो मर जाना बेहतर है। इस प्रकार दांतेस, जो 3 महीने पहले केवल स्वतंत्रता चाहता था, अब स्वयं को पर्याप्त रूप से स्वतंत्र नहीं मान रहा था और धन की आकांक्षा कर रहा था। यह दांतेस का दोष नहीं था, बल्कि ईश्वर का, जिन्होंने मनुष्य की शक्ति सीमित करते हुए भी उसमें अनंत इच्छाएं उत्पन्न कर दी है। इसी बीच दांतेस उस स्थान के निकट पहुंच चुका था जहां वह गुफाओं की स्थिति मानता था। 2 चट्टानी दीवारों के बीच छिपे मार्ग से और उस पगडंडी से नीचे उतरते हुए, जिसे संभवतः किसी मानव पांव ने कभी नहीं रौंदा था। तट रेखा के साथ चलते हुए और हर वस्तु को सूक्ष्मता से परखते हुए उसे कुछ चट्टानों पर ऐसे निशान दिखाई दिए जो मानवीय हाथों द्वारा बनाए गए प्रतीत होते थे। समय भौतिक वस्तुओं पर काई की चादर और अभौतिक पर विस्मृति की परत डाल देता है, और प्रतीत होता था कि उसने इन निशानों को बख्श दिया है, कुछ नियमितता से बनाए गए, संभवतः किसी मार्ग का संकेत करने के उद्देश्य से। पर कभी-कभी वे फूलों से लदी मर्तल की घनी झाड़ियों के नीचे या चिपकी हुई लाइकेन की परतों के नीचे लुप्त हो जाते थे। तब एडमोंड को शाखाएं हटानी पड़ती या खाएं उठानी पड़ती, ताकि उन संकेतों को खोज सके जो उसे इस नए भूल भुलैया में आगे ले जाते थे। किसी भी स्थिति में इन निशानों ने एडमोंड को आशा दी थी। क्यों ना यह वही कार्डिनल हों जिन्होंने उन्हें बनाया हो, ताकि किसी ऐसी विपत्ति की स्थिति में, जिसे वे इतना पूर्णतः कल्पना भी ना कर सके, वे उनके भतीजे का मार्गदर्शन कर सके। यह एकांत स्थान ऐसे व्यक्ति के लिए मानो बनाया गया था जो खजाना छिपाना चाहता हो। पर क्या ये विश्वासघाती निशान उन आंखों को भी आकर्षित कर चुके होंगे जिनके लिए वे अभिप्रेत नहीं थे? क्या इस अंधेरे और अद्भुत द्वीप ने अपने चमत्कारी रहस्य की निष्ठापूर्वक रक्षा की थी, बंदरगाह से केवल 60 गज की दूरी पर चट्टानों के कारण अब भी अपने साथियों की दृष्टि से ओझल रहते हुए एडमोंड ने सोचा कि खरोंचों का अंत हो गया है। पर वे किसी भी प्रकार की गुफा तक नहीं ले जाती थीं। वे उसे केवल एक बड़े गोल पत्थर की ओर निर्देशित करती प्रतीत होती थीं, जो एक ठोस आधार पर टिका था। एडमोंड ने सोचा कि मार्ग का अंत पाने के बजाय संभव है वह अब भी आरंभ पर ही पहुंचा हो। इसलिए उसने विपरीत दिशा अपनाने और अपने पदचिह्नों का अनुसरण करने का निश्चय किया। इस बीच उसके साथी भोजन की तैयारी कर रहे थे। झरने से पानी लाना, रोटी और फल तट पर लाना और बकरे को पकाना। जैसे ही वे उसे अस्थायी सीख से उतारने ही वाले थे, उन्होंने एडमोंड को चट्टान से चट्टान पर छलांग लगाते देखा, पर्वतीय बकरी की तरह हल्का और साहसी। इसलिए उन्होंने उसे संकेत देने के लिए एक गोली चलाई। शिकारी ने तुरंत दिशा बदली और उनकी ओर दौड़ पड़ा। पर ठीक उसी क्षण, जब वे सब उसे हवा में छलांग लगाते देखते हुए और उसकी कुशलता को सावधानी की सीमा से परे ले जाने का दोष देते हुए उसे निहार रहे थे, मानो उनके भय को सही ठहराने के लिए एडमोंड का पांव फिसल गया।
उन्होंने उसे एक चट्टान की चोटी पर लड़खड़ाते देखा, उसे चिल्लाते सुना और फिर उसे ओझल होते देखा। सब एक साथ उसकी ओर दौड़ पड़े, क्योंकि उसकी श्रेष्ठता के बावजूद वे सब एडमोंड से स्नेह रखते थे। पर सबसे पहले याकोपो पहुंचा। उसने एडमोंड को जमीन पर पड़ा पाया, रक्त से लथपथ और लगभग अचेत। वह 12 से 15 फुट की ऊंचाई से गिरा होगा। उन्होंने उसके मुंह में रम की कुछ बूंदें डालीं और यह औषधि, जो पहले भी उस पर इतनी प्रभावी सिद्ध हुई थी, दूसरी बार भी वैसा ही परिणाम लाई। एडमोंड ने आंखें खोलीं, घुटने में तीव्र पीड़ा की शिकायत की, सिर पर भारीपन और कमर के निचले भाग में असहनीय चुभन का अनुभव किया। वे उसे समुद्र तट तक ले जाने का प्रयास करने लगे, पर जैसे ही उसे छुआ, यद्यपि याकोपो संचालन कर रहा था, वह करा उठा और बोला कि उसमें हिलाए जाने की शक्ति नहीं है। स्वाभाविक ही उसके भोजन करने का प्रश्न नहीं था, पर उसने जोर देकर कहा कि अन्य लोग, जिनके पास उपवास करने का उसके जैसा कारण नहीं है, अपने भोजन पर लौट जाए। अपने लिए उसने कहा कि उसे केवल थोड़ा विश्राम चाहिए, और जब वे लौटेंगे तो उसे बेहतर पाएंगे। पुराने नाविक औपचारिकताएं नहीं करते। नाविक भूखे थे और बकरे के मांस की गंध ऊपर तक आ रही थी, इसलिए उन्होंने दोबारा आग्रह की प्रतीक्षा नहीं की। 1 घंटे बाद वे लौटे। एडमुंड केवल इतना कर पाया था कि स्वयं को लगभग 10 गज घसीटकर काई से ढकी एक चट्टान के सहारे ले आए, पर पीड़ा कम होने के बजाय बढ़ती ही प्रतीत हो रही थी। वृद्ध स्वामी, जिसे उस सुबह प्रस्थान करना अनिवार्य था ताकि वह नीस और फ्रेजुस के बीच फ्रांस और पीमोंट की सीमा पर अपना माल उतार सके, ने जोर दिया कि दांतेस उठने का प्रयास करे। दांतेस ने आज्ञा मानने के लिए अतिमानवीय प्रयास किया, पर हर बार पीला पड़कर कराहते हुए गिर पड़ा। उसकी कमर टूट गई है, स्वामी ने फुसफुसाया। कोई बात नहीं, वह अच्छा साथी है और हम उसे छोड़ नहीं सकते। चलो, उसे टार्टन तक ले जाने का प्रयास करें। पर दांतेस ने घोषणा की कि वह जहां है वहीं मर जाना अधिक पसंद करेगा, बजाय उस भयानक पीड़ा को सहने के जो उसे जरा सी हरकत पर होती है। तो फिर, स्वामी ने कहा, जो भी हो, यह नहीं कहा जाएगा कि हमने तुम्हारे जैसे अच्छे साथी को बिना सहायता छोड़ा। हम आज संध्या तक अपना प्रस्थान स्थगित करेंगे। इस प्रस्ताव ने नाविकों को आश्चर्यचकित कर दिया, यद्यपि किसी ने विरोध नहीं किया। उलटे, स्वामी इतने कठोर सिद्धांतों वाला व्यक्ति था कि यह पहली बार था जब उन्होंने उसे किसी योजना को छोड़ते या यहाँ तक कि टालते देखा था। पर दांतेस नहीं चाहता था कि उसके कारण जहाज के नियमों का इतना गंभीर उल्लंघन हो। नहीं, नहीं, उसने स्वामी से कहा, मैं अनाड़ी था और अपनी असावधानी का दंड मुझे ही भुगतना चाहिए। मुझे थोड़े से बिस्कुट, एक बंदूक, बारूद और छर्रे छोड़ जाइए, बकरियां मारने के लिए या स्वयं की रक्षा के लिए, और एक गेंद, ताकि यदि आप मुझे लेने लौटने में देर कर दें तो मैं किसी प्रकार का आश्रय बना सकूं। तुम भूख से मर जाओगे, स्वामी ने कहा। वह बेहतर है, एडमोंड ने उत्तर दिया, उस असहनीय पीड़ा को सहने से जो मुझे जरा सी हरकत पर होती है। स्वामी ने उस जहाज की ओर देखा जो छोटे से बंदरगाह में लंगर पर झूल रहा था। उसके पाल आंशिक रूप से तने थे, और जैसे ही शेष कैनवास उठाया जाए, वह समुद्र की ओर बढ़ने को तैयार था। हम क्या करें, माल्टी, उसने कहा। हम तुम्हें यहां छोड़ नहीं सकते, पर रुक भी नहीं सकते। जाइए, जाइए, दांतेस चिल्लाया। हम कम से कम 1 सप्ताह तक नहीं लौट पाएंगे, और तब भी तुम्हें लेने के लिए मार्ग बदलना पड़ेगा। सुनिए, दांतेस ने कहा, यदि 2-3 दिन में आपकी भेंट किसी मछली पकड़ने वाली नाव से हो जाए जो यहाँ के पास से गुजर रही हो, तो उन्हें मेरे बारे में बता दीजिए। मैं उन्हें मुझे लेघोर्न वापस ले जाने के लिए 25 प्यास्त्र दूंगा। यदि ऐसी कोई नाव न मिले तो आप स्वयं लौट आइए। स्वामी ने सिर हिलाया। सुनिए, बाल्दी, याकोपो ने स्वामी से कहा, इस सब का एक उपाय है। आप जाइए, मैं रोगी के साथ रहूंगा
और उसकी देखभाल करूंगा। क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए अपने हिस्से का इनाम छोड़ दोगे? एडमोंड ने कहा। सहर्ष, तुम अच्छे युवक हो, याकोपो, एडमोंड ने कहा। ईश्वर तुम्हारी सद्भावना का प्रतिफल देगा, पर मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। 1-2 दिन में मैं विश्राम पा लूंगा, और मुझे विश्वास है कि इन चट्टानों में मुझे उत्तम जड़ी बूटियां मिल जाएंगी जो मेरे घावों को भर देंगी। दांतेस के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान आई और उसने याकूबो का हाथ गर्मजोशी से थामा। पर अपने निश्चय में वह अडिग था, यहीं रहने का और अकेले रहने का। तस्करों ने एडमोंड को उसकी मांगी हुई वस्तुएं छोड़ दी और चलते बने। कई बार पीछे मुड़कर देखते और हाथ हिलाकर विदा लेते हुए। एडमोंड ने केवल एक हाथ से उत्तर दिया, मानो वह अपने शरीर का शेष भाग हिला न सकता हो। फिर उनके चले जाने के बाद उसने हंसते हुए बुदबुदाया, यह विचित्र है कि ऐसे लोगों के बीच भी स्नेह और भक्ति के इतने प्रमाण मिल जाते हैं। इसके बाद वह सावधानी से स्वयं को उस चट्टान की चोटी तक घसीट ले गया जो उसके और समुद्र के बीच थी, और वहां से उसने टार्टन को तैयारियां पूरी करते, लंगर उठाते, उड़ान भरने को तत्पर समुद्री पक्षी की भांति सुरुचिपूर्ण ढंग से मंडराते और पाल तानते देखा। 1 घंटे बाद वह पूरी तरह ओझल हो चुका था। कम से कम उस स्थान से जहां घायल व्यक्ति पड़ा था, वह दृष्टि से विलुप्त हो गया था। तब दांतेस उठा, उन बकरियों से भी अधिक हल्का और फुर्तीला जो इन जंगली चट्टानों पर गोंद वृक्षों और मर्टल की झाड़ियों के बीच उछलती कूदती है। एक हाथ में अपनी बंदूक और दूसरे में गैंतीली, और उस चट्टान की ओर दौड़ा जो उन खांचों की पगडंडी का अंत दर्शाती थी जिनका वह अनुसरण कर रहा था। और अब उसने चिल्लाकर कहा, फारिया द्वारा सुनाई गई अरब मछुआरे की कथा को स्मरण करते हुए, और अब खुल जा सिम सिम।